हाँ, तो प्यारे दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन की बात करने से पहले हमारी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप पुराने हैं तो कम से कम दोस्तों 2025 का जितना भी क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, यूट्यूब पे पढ़ाया जा चुका है, आप उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उस क्वेश्चन को टच करना ना भूलिएगा, मतलब पढ़ना और लिखना नहीं भूलिएगा, हम ये कहना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की पार्ट 5 पांचवें सेट की बात करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। देखिए क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से संबंधित यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है। आपके एग्जाम में ये सब तो बदनाम क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी भी हैं क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, इनमें से कौन ऐसा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों से दोस्तों संबंधित है। और एग्जाम में दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से दोस्तों लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमने बार बार ये बताया है कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है मौलिक अधिकार दोस्तों क्या है। तो मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा उस देश में निवास करने वाले नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किया जाता है दोस्तों उसी को मौलिक अधिकार कहा जाता है। और दोस्तों हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, भाग 3 में रखा गया है। और दोस्तों इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 में किया गया है। इस क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा। आपसे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन इसलिए और मतलब टफ लेवल के मतलब ऐसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप 11th क्लास में ये सारा क्वेश्चन पढ़ना था और आपका 12th एग्जाम में वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हाँ 11th की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा आश्चर्य नहीं होना है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा दोस्तों अनुच्छेद है। तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ दे अनुच्छेद 36 से 51 क्या है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 36 से 51 क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। और राज्य का दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया है, 36 से 51 में रखा गया है। ये क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। और दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ऑप्शन सी में एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था, ऑप्शन सी में दे देता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम आपसे ऑप्शन सी बता रहे हैं क्योंकि किसी एग्जाम का पेपर ही आपके 2022 या 23 का, उसमें ऑप्शन सी में था राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का तात्पर्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अनुच्छेद 4 के तहत 36 से 51 में इसे आयरलैंड के दोस्तों संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ दे जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ, दोस्तों ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1950 के लागू होते समय 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान दोस्तों लागू हुआ उस समय मौलिक अधिकारों की दोस्तों कुल संख्या 7 हुआ करती थी। पहला था समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दोस्तों, छठा था संपत्ति का अधिकार, सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन दोस्तों क्या हुआ 44वां संविधान संशोधन द्वारा, क्या दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में क्या हुआ, सात मौलिक अधिकार थे उनमें से दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार की संज्ञा दे दी गई। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 300 के ए में इसे रख दिया गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ दोस्तों कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान किस वर्ष पूर्णतः लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। कुल कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में दोस्तों, 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ। ठीक है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, ध्यान दीजिएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, अमेरिका से लिया गया, 12 से 35 में इसका उल्लेख है, ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा
भारत ने दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया है दोस्तों, भारत ने एकल नागरिकता को स्वीकार किया है। और दोस्तों एकल नागरिकता भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ध्यान दीजिएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन को आप गांठ बांध लीजिएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे मौलिक अधिकार ऑस्ट्रेलिया से क्या दोस्तों लिया गया है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य का जो संघ शासन है, तो दोस्तों संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन को दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन को फिर से अवलोकन करने की शक्ति न्यायपालिका को है, न्यायपालिका को, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। और न्यायिक पुनर्वालोकन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 13 में किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। मतलब भारत ने कभी भी दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया है, दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया है, हमेशा एकल नागरिकता का संविधान में हमारा उल्लेख किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका से लिया गया है। जितना क्वेश्चन यहाँ बताया गया है सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनर्वालोकन क्या है, 2 नंबर में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा हुआ है दोस्तों। न्यायिक पुनर्वालोकन क्या है, 2 नंबर में पूछा हुआ है। और इसे दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत में दोस्तों कुल कितने उच्च न्यायालय है। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, ध्यान दीजिएगा। और उच्च न्यायालय 25 है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट 1 है। कितनी है, सुप्रीम कोर्ट 1 है, जो दिल्ली में है। कहाँ पे, दिल्ली में है। और दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जनवरी 1950 में हुई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सेंटर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1950 में हुई, जनवरी 1950 में हुई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात ना करके यहाँ पे उच्च दोस्तों न्यायालय की बात है। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल दोस्तों 62 ईयर्स होता है, 62 वर्ष होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीशों का बात करें, उनका दोस्तों सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, 65 वर्ष होती है, क्योंकि इनका कार्यकाल नहीं होता है, इनका कार्यकाल नहीं, सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय का दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपसे अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ दे कि 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों कोलकाता में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है, भाग 20 का दोस्तों संबंध किससे, भाग 20 का संबंध संविधान के भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। किससे है, संविधान संशोधन से है, ध्यान दीजिएगा। संविधान संशोधन से है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि आपातकाल के समय, पूछा हुआ है इसलिए बता दे रहे हैं, आपातकाल के समय मूल अधिकारों में, आपातकाल के समय मूल अधिकारों में जो कटौती की जाती है, ये व्यवस्था दोस्तों कहाँ से लिया गया है, मतलब आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों में निलंबन की जो शक्ति है, उस शक्ति को दोस्तों सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्रिटेन से दोस्तों क्या लिया गया, संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था को दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और हमारे यहाँ दोस्तों संसद के कुल 3 सदन है, 2 सदन है। संसद का दोस्तों पहला सदन है लोकसभा, संसद का दोस्तों दूसरा सदन है राज्यसभा। कौन सदन है, राज्यसभा है, ध्यान दीजिएगा। संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा है, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि लोकसभा और राज्यसभा को लेकर संसद क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। और दोस्तों यह एक अस्थायी सदन भी है, क्या, यह एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों किसकी सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, इसलिए ये टेम्पोररी सदन है, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के दोस्तों मेंबर का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, ध्यान दीजिएगा। और धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश दोस्तों की जाती है। दोस्तों धन विधेयक लोकसभा में सबसे पहले पेश होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि टैक्सेस हम लोग का होता है, आम आदमी का पैसा होता है। और दोस्तों आम आदमी के पैसे पर चर्चा करने का अधिकार ओनली लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में बोला जाता है आम लोगों की सभा या जनता की सदन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों धन विधेयक चला गया राज्यसभा में तो दोस्तों राज्यसभा को 14 दिनों तक रोक कर रखने का अधिकार है। 14 दिनों तक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन बना हुआ है कि राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में कितने दिन तक रोक कर रखने का अधिकार है, 14 दिनों तक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर 14 दिन के भीतर यहाँ से पास नहीं होता है तो ये स्वतः पास समझा जाता है, पारित समझा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों लोकसभा की बात करें तो दोस्तों लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन था, दोस्तों लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था गणेश वासुदेव मालगवांकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मालगवांकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों गणेश वासुदेव मालगवांकर हैं, गणेश वासुदेव मालवांकर हैं, ध्यान दीजिएगा। मालवांकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और महिला में दोस्तों कौन सी, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। कौन सी, लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष मीरा कुमार थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष पूछ देगा आपसे तो क्या कहना है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। कौन है, ओम बिड़ला हैं, ध्यान दीजिएगा, ओम बिड़ला हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में लोकसभा की दोस्तों कुल कितने सीटों की संख्या है, तो दोस्तों वर्तमान में बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटों की संख्या है, दोस्तों वर्तमान में बिहार की लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। और दोस्तों राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं। अब ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा सीधा सिंपल मार्केट का कोई बुक उठा लिए, पढ़ लिए, एग्जाम पास होना जरूरी नहीं है, नॉलेज होना जरूरी है, बात बता दे रहे हैं आपको हम, वरना निकम्मों की सरकार कोई नहीं पूछती है, बता दे रहे हैं। ठीक है, बिहार में विधानसभा की दोस्तों बात करेगा तो विधानसभा, बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। और दोस्तों विधान परिषद की 75 सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। दोस्तों राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, दोस्तों राज्यसभा को लेकर आपसे क्वेश्चन बनेगा क्या, राज्यसभा कैसी सभा है, दोस्तों राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। यह कभी भी भंग न होने वाली संस्था है, अर्थात ये अस्थायी सदन है। इनके मेंबर का कार्यकाल सामान्यतः 6 साल का होता है। ठीक है, और ये क्यों भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके दोस्तों 1/3 मेंबर, राज्यसभा के 1/3 मेंबर प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए यह कभी भी भंग होने वाली संस्था नहीं है। और दोस्तों राज्यसभा के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछता है, दोस्तों इसको बोलते हैं कभी भंग नहीं होने वाले। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा है।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप? अगला क्वेश्चन है, भारत किस तरह का गणतंत्र है? दोस्तों भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। भारत दोस्तों 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, इसलिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे हिस्ट्री के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा है, भारत किस वर्ष हुआ दोस्तों गणतंत्र? 1950 में हुआ गणतंत्र, ध्यान दीजिएगा। और हमारा भारत धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, संप्रभु, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर यहाँ समाजवादी के बारे में क्वेश्चन है तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़ा गया था। 1976 में कौन कौन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा। 3 शब्द जोड़े गए थे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? दोस्तों जनहित याचिका क्या होती है? लोगों के हित में दायर की गई याचिका। जनहित याचिका का दोस्तों, जनहित याचिका का शाब्दिक अर्थ लोगों के हित में दायर की गई याचिका होता है, ध्यान दीजिएगा। उसको बोलते हैं जनहित याचिका, या इसको बोलते हैं पब्लिक, PIL। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अगर कोई ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, ठीक है, बी क्या है? धनी है। ए क्या है? धनी है। बी क्या है? गरीब है। ए बी को खूब सता रहा है, इतना सता रहा है कि जब तक है जान का परिभाषा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और सी इसको देख रहा है। सी को तकलीफ हुआ कि बी बेवजह पिटा रहा है, ए उसे पीट रहा है बेवजह, बिना किसी वजह का। ठीक है, और उनमें जीने की शक्ति अब क्षीण हो चुकी है, गरीबी की बदहाली है, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो बात छोड़ दीजिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी नहीं जा सकता है। तब सी क्या करेगा? दोनों के झगड़े को लेकर गरीब के पक्ष में, आप ये लोगों के पक्ष में, जन के हित में एक याचिका दायर करेगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों में कहीं भी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। जनहित दोस्तों याचिका के जनक PN भगवती को कहा जाता है, PN भगवती को कहा जाता है। आउट ऑफ सिलेबस ऑप्शन है, आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को, अरे क्या बताया क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, चलिए बता दे रहे हैं, नरसिम्हा राव थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, PM थे। उस समय 1991 में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्या थे? मनमोहन सिंह थे, ध्यान दीजिएगा, मनमोहन सिंह थे। और दोनों के दोस्तों प्रयासों से LPG लिबराइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण, क्या चीज? वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसी व्यवस्था को लाया गया और भारत को वैश्विक स्तर पर एक मंच प्रदान किया गया। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई? 1991 में लाई गई। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? PV नरसिम्हा राव ने। उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। LPG पर लाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। और दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है? यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। इसे संविधान में भी उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार। हाँ, सूचना का अधिकार दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी,
राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी, राइट टू आरटीई, आरटीआई, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों, इसको बोलते हैं सूचना का अधिकार, ठीक है। और यह मेरे ख्याल से अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया गया है, ध्यान दीजिएगा। बाकी आप आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, बोले तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, जहां की एनी बेसेंट रहने वाली थी, जहां की एनी बेसेंट रहने वाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ध्यान दीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछ देगा, तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो दोस्तों थी आपका सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ध्यान दीजिएगा। एनी बेसेंट की दोस्तों दो पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, एक का नाम है न्यू इंडिया, एक का नाम है न्यू इंडिया, एक का नाम है कॉमनवेल्थ। क्या चीज? कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है दोस्तों? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पत्रिका है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 में इसको रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 में कहा गया है, 4 में किया गया है। ये क्वेश्चन गांठ मान लीजिएगा, बिल्कुल समय से रहते हर चीज को याद कर लेना, थोड़ी लगता है कि हाँ ठीक है। निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव? अरे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अपने मत को दिखाने का प्रयास करना कि हमारे पास जितने भी सांसद हैं, वोट बैंक वो हमारे पास है, हमारी सरकार बच रही है, गिर बिल्कुल नहीं रही है, हम उससे बचा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों सरकार के विरोध में विपक्ष द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विपक्ष के द्वारा पास भेजा जाता है, ठीक है ना, लाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के सरकार में लाया गया था, उनको प्रूफ करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? इससे पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अनुच्छेद 18 समता के अधिकार के तहत आता है, समता के अधिकार के तहत आता है दोस्तों, समता के अधिकार के तहत आता है। और दोस्तों समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। इसमें दो बात का उल्लेख है अनुच्छेद 14 में। एक कहा जाता है समक्ष, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये क्या है? दो, विधि के समक्ष समता का अधिकार। और दोस्तों विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समता का अधिकार इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका सॉरी इसका होगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। एक होता है कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण, इसको दोस्तों कहां से लिया गया है? तो दोस्तों कानूनों का समान संरक्षण, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, इसमें तो हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं हम। विधि के समक्ष दोस्तों समता का अधिकार कहां से लिया गया है? एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। विधि के समक्ष दोस्तों समता का अधिकार मेरे ख्याल से विधि के समक्ष से चले जा रहे हैं, विधि के समक्ष समता का अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कानूनों का समान संरक्षण इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक बार बताने से पहले आपको कंफर्म कर लीजिएगा कि दोनों का क्या आंसर सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ठीक है। उसी के तहत अनुच्छेद 18 आता है, वो कहता है इनमें से उपाधियों के अंत के बारे में, उपाधियों, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर कोई भी उपाधि कोई व्यक्ति नहीं लेगा, राजा महाराजा, महाराजाधिराज, शहंशाह, ऐसा कोई उपाधि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन 12th एग्जाम। जैसे बीबीआई की शादी के बाद जैसे VVI एग्जाम में हो सकता है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, होना ही है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? दोस्तों भारत के संविधान में इसके अनुसार देखा जाए कुल कितने अध्याय हैं मूल संविधान में? टोटल 22 अध्याय हैं मूल संविधान में। और इस दोस्तों 22 अध्याय में कुल कितने चैप्टर हैं? लगभग 395 प्लस अनुच्छेद हैं, और जिनमें कुल 12 अनुसूचियां, कितनी? टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत के आम चुनाव में, भारत का दोस्तों आम चुनाव 1952 में हुआ था। टोटल 489 सीट पे संपन्न हुआ। 489 सीट में 365 सीट किसको मिला? कांग्रेस को मिला। 16 सीटें किसको मिली? सोशलिस्ट पार्टी को मिली। ध्यान दीजिएगा, 3 सीटें किससे मिली? भारतीय जनसंघ को मिला। भारतीय जनसंघ को मिला। भारतीय जनसंघ की दोस्तों स्थापना किसने की? पार्टी का नाम है बीजेपी, पार्टी का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया इसकी स्थापना। यही भारतीय जनसंघ दोस्तों 1977 में क्या बन गई? जनता पार्टी बन गई। जनता पार्टी बन गई। और दोस्तों 16 अप्रैल 1980 को यही जनता पार्टी क्या बदल गई? 16 अप्रैल 1980 को दोस्तों यही जनता पार्टी बीजेपी में चेंज हो गई। बीजेपी, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 3 सीटें यहाँ बता दिया गया है भारतीय जनसंघ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जनसंख्या दिवस 11 भारतीय जनसंघ की स्थापना। क्या टाइपिंग करता है मुन्ना? लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आगे में झोंक देंगे। मंजिली कहती है देखा जाएगा, हम कहते हैं बाद में मोबाइल का चैट देख लेंगे। पहले पढ़ाई कर लो। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1962 में, तो चीन ने 1962 में क्या किया? पंचशील समझौता क्या होता है उसी का उल्लंघन किया था दोस्तों 29 अप्रैल 1954 को। क्या दोस्तों? 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच, पहले भारत बाप, तब वर्सेज बेटा, नहीं भतीजा है, पुत्र तो ये पाकिस्तान है मेरा। भारत और चीन के बीच में दोस्तों 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ। वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाउ एन लाई थे, यहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों में एक समझौता हुआ। समझौते के बीच में 5 प्रमुख बिंदुओं को रखा गया जिन्हें पंचशील समझौता कहा गया, बोला गया पंचशील समझौता बोला गया। और इसके 8 साल बाद निकम्मा चीन ने भारत पर बिना बताए आक्रमण कर दिया 1962 में। 29 अप्रैल 1954 के पंचशील समझौते का उल्लंघन करके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब कुछ नहीं है, भारत तो हार गया इसमें। इतना ना सैनिक भर्ती किया गया, पाकिस्तान को लगा कि भाई साहब 1965 में हम हमला करके भारत को हरा सकते हैं। इतना सर्फेक्सल से धोए थे, इतना सर्फेक्सल से धोया गया था, बेचारा भागना पड़ा उसको। सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द किसने दिया दोस्तों? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हुआ करते थे चौधरी रहमत अली। उन्होंने, चौधरी रहमत अली ने क्या किया था 1933 में, 1932 भी बोल सकते हैं, इसी के दौरान उन्होंने पाकिस्तान शब्द को दिया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चीन ने भारत पर आक्रमण कभी किया? तो वही क्वेश्चन है कि दोस्तों 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को दोस्तों क्या किया? चीन ने पंचशील समझौता का उल्लंघन करके भारत पर आक्रमण कर दिया 8 साल बाद 1962 में। 1962 ध्यान दीजिएगा। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कब बना? सो क्वेश्चन। 29वां राज्य दोस्तों 1 जनवरी 2000, सॉरी 29वां राज्य तेलंगाना बना था। ठीक है, सन 2014 में बना। 14 में कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है यार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभी याद आएगा, ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? कहानी वही है। क्या हुआ? 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत की हार हो गई। पाकिस्तान को लगा कि हम भी हरा सकते हैं। 3 साल बाद बिना खाए पिए भूत की तरह पाकिस्तान क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण कर दिया। मुंह की खानी पड़ी। हमने बोला सर्फ एक्सेल इतना धोया, इतना धोया कि अपने सैनिकों की रिहाई को लेकर, युद्ध की शांति को लेकर 1966 में, ठीक है, रूस के ताशकंद में एक समझौता किया गया जिसे बोला गया ताशकंद समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का 29वां राज्य, बिल्कुल 2014 में बना था 29वां राज्य, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलुगु भाषी राज्य बनाया गया, क्या, तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं है, मतलब हमारे कहने का ये मतलब है आप दोस्तों एक एक क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हर कोई पढ़ता है वही पढ़े, कुछ ऐसा पढ़े जो एग्जाम पॉइंट में काफी अच्छे से छप जाए। क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमिए, क्वेश्चन के आगे पीछे देखिए, तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लेना ये हमारी सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं करती है। तो दोस्तों आपको यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गरीब का भला हो इसीलिए 5 दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।